नमस्कार। दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल त्रिपाठी। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल होगा विकसित भारत का कालखंड। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 17 दिनों के सत्र के दौरान सरकार पारित कराएगी 23 बिल, 7 विधेयकों पर होगी चर्चा। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हुआ संपन्न। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 2 दिनों तक चले सत्र में अनुपूरक बजट सहित 6 विधेयक हुए पारित। जन सुविधाओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखी संवेदनशीलता। प्रयागराज की युवती की शादी में दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके घर के आसपास की बनवाई सड़क। और मथुरा में शीतकालीन छुट्टियों में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हो रही है तैयारियां। मंदिरों के दर्शन के लिए आएंगे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के श्रद्धालु। दूरदर्शन समाचारों में आप सबका स्वागत है। अब पेश है इस बुलेटिन के विस्तृत समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृतकाल विकसित भारत का कालखंड होगा। उन्होंने कहा कि सिद्धि साधनों से नहीं, साधना से मिलती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलने से भारत का मान बढ़ा है और देश को महत्वपूर्ण समय में विश्व का नेतृत्व करने का मौका मिला है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पदभार संभाले जाने पर प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में किसान और जवान दोनों की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वे किसान हैं और सैनिक स्कूल में उन्होंने शिक्षा ली है। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र झंडा दिवस पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। वो समय भी देखा है जब आप कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे। गांव गरीब किसान के लिए आपने जो किया वो सामाजिक जीवन में रहे एक उदाहरण है। आदरणीय सभापति जी, आपके पास सीनियर एडवोकेट के रूप में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। मैं विश्वास से कह सकता हूं, इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। यह सत्र 17 दिनों का होगा। शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार 23 बिलों को पारित कराना चाहती है। इस सत्र के दोनों सदनों में 17 बैठकें होंगी। 35 विधेयक पहले से ही लंबित हैं, जबकि 7 विधेयकों पर सरकार चर्चा कराएगी और इन्हें पारित कराएगी। 16 नए विधेयक भी सरकार के संसद में पेश करके उन्हें पारित करा सकती है। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल संपन्न हो गया। विधानमंडल के दोनों सदन कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। विधानसभा का शीतकालीन सत्र पूर्व घोषित 3 दिनों के बजाय 2 दिनों में ही समाप्त हो गया। विधानमंडल के दोनों सदनों में कल अनुपूरक बजट के अलावा 5 अन्य विधेयक भी पारित किए गए। इनमें इंटरमीडिएट शिक्षा द्वितीय संशोधन विधेयक उत्तर प्रदेश, श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत संशोधन विधेयक, उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा विधेयक और उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक शामिल हैं। 2 दिनों में सदन की कार्रवाई 7 घंटे 48 मिनट चली। इस दौरान सदन 2 बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित भी हुआ। सत्र के दौरान योगी सरकार के अनुपूरक बजट सहित कुल 6 विधेयक पारित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन के सुचारू रूप से चलने के लिए सभी दलों के नेताओं के सहयोग की सराहना की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल सदन को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सरकार द्वारा अनुपूरक बजट लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका हो। इसको लेकर 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सरकार आयोजन करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के क्षेत्र में हमने बड़ी ग्रोथ हासिल की है और निर्यात में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सब्जी उत्पादन करने वाले और बागवानी करने वाले किसान जल यातायात के माध्यम से अपने सामान को बाजारों तक भेज सकेंगे। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे के किनारे नए औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ODOP के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईमानदारी से की गई पुलिस भर्ती का लाभ प्रदेश को मिल रहा है। पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया गया और 7 जनपदों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान हमने अपने लोगों के साथ ही बाहर से लौटे प्रदेश के नागरिकों को भोजन और स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराईं और वे राज्य की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बने। इसके लिए उनके स्किल मैपिंग कराई गई। हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक लक्ष्य देश के सामने रखा है। इस पर भारत सरकार के स्तर पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। अलग अलग स्तर पर इस पर अभियान चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में प्रयास कर सके और उस प्रयास के क्रम में हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, उस प्रयास के क्रम में हमें यह अनुपूरक बजट लेकर के इस माननीय सदन के सम्मुख आना पड़ा है। मैं भी पिछले दिनों बलिया गया था। बलिया से मुझे वहां की सब्जी, वहां के अन्नदाता किसानों के द्वारा जो सब्जी उत्पादन की गई, उस सब्जी को वहां से एक्सपोर्ट करने के लिए इनलैंड वाटरवे का उपयोग करते हुए और सब्जी वहां से दूसरे देशों के लिए भेजी जा रही थी। यानी यह दिखता है कि अन्नदाता किसान उससे कितना लाभान्वित हो रहा है। लखनऊ का आम, प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के अंदर जो अन्नदाता किसान या हमारे जो बागवान हैं, ये फल उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, इन्हें इसका कितना लाभ प्राप्त होने जा रहा है, यह इस एक्सपोर्ट के माध्यम से, इनलैंड वाटरवे के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं, कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है। यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वह यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा MSME का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे, 2018 में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी योजना लागू की और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। किन्नर समाज के कई महामंडलेश्वरों ने एक अनूठे आयोजन के तहत वाराणसी में पौराणिक पिशाच मोचन कुंड पर कल पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ किन्नर समाज के दिवंगत लोगों के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध किया। उन्होंने लगभग 3 घंटे तक त्रिपिंडी श्राद्ध का परंपरागत पूजन किया और अपने समाज के दिवंगत लोगों की आत्माओं की शांति तथा सद्गति के लिए भगवान से प्रार्थना की। हम लोग पिशाच मोचन तीर्थ पे हर दूसरे साल आते हैं। सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम करते हैं। जो किन्नर अपघात में, जो हिजड़ा परंपरा में जिनका देहांत हो गया है, उस आत्मा को आगे सद्गति प्राप्त हो, इसके लिए हम ये सामूहिक पिंडदान का कार्यक्रम करते हैं।
जनपद फतेहपुर में किसानों को धान का उचित मूल्य दिलाने के लिए 65 धान क्रय केंद्रों के माध्यम से तेजी से खरीद की जा रही है। इस बार 1.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, जिसके सापेक्ष 12,425 मीट्रिक टन की तौल हो चुकी है। यहां किसान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य में टोकन लेकर अपना धान बेच रहे हैं। धान बिक्री के 48 घंटे के अंदर किसानों के आधार लिंक वाले खातों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है, ताकि किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। किसानों को उन्हें बताया कि 48 घंटे के अंदर उनके खाते में धान खरीद के पैसे पहुंच रहे हैं। पहले बिचौलियों को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था, लेकिन अब क्रय केंद्रों में फसल का उचित दाम मिल रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। तौल तो यहाँ जो नियमतः है, साफ स्वच्छ धान होना चाहिए, मानक के अनुसार गीलन सूखन होना चाहिए। उसके मुताबिक किसी किसान में कोई दिक्कत नहीं हो रही। शासन की जो मंशा है कि किसान धान उपज पर अच्छी पैदा कर रहा है तो उसको सही सलामत रेट से बिक सके, समय से बिक सके, समय से उसका धन पहुंच सके, यही सेंटर की तरफ से और शासन सरकार की तरफ से ही काम साफ स्वच्छ दिख रहा है जो वर्तमान में चल रहा है। यहाँ नियमित रूप से तौल हो रही है, जिस प्रकार से तौल होनी चाहिए और जो मानक बनाए हैं उस हिसाब से दिया जा रहा है। मानक के अनुरूप धान लिया जा रहा है, पंखा करा करके साफ करा करके, कोई कटौती नहीं है। जिसका सूखा नहीं और नमी के लिए अपना जो है धान डाल करके सुखाते हैं। सरकार ने 2040 समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, जिस पे धान किसानों की खरीद की जा रही है। 65 केंद्र इस समय जो है चल रहे हैं वहाँ पर, और खरीद जो है ये इसमें 12,425 मीट्रिक टन की हो चुकी है। लक्ष्य जो है 1,58,100 MT का है। हम यहाँ धान लेके आए थे, हमारा धान तौल गया है। हमको यहाँ 2,040 रुपये का मूल्य मिला है और बाहर से यहाँ अच्छा हमको सुविधा है। धान खरीद की इस फसल पर और जानकारी लेने के लिए आइए चलते हैं फतेहपुर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता लोकेंद्र। बात करते हैं उनसे। लोकेंद्र, ये बताइए कि सरकार ने इस बार तमाम इंतजामात किए हैं जिससे किसानों को कोई असुविधा ना हो धान बेचने में, और साथ साथ शायद फतेहपुर की बात अगर करें तो मुझे जानकारी ये भी मिली कि कुछ धान क्रय केंद्र बढ़ाए भी गए, निर्धारित जो संख्या थी उनसे। क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने सुनने में आ रही वहां के किसानों की इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार प्रयासरत है और किसानों की आय तभी दोगुनी होगी जब उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा। सरकार इसके लिए लगातार प्रयासरत है और लगातार अगर जनपद फतेहपुर में बात करूं तो यहाँ पर जो किसानों ने अभी तक जो है 19,630 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था अपना धान बेचने के लिए, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा 15,932 किसानों का लगभग सत्यापन भी किया जा चुका है। और किसानों को क्रय केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा न हो, उनका जल्द से जल्द धान खरीद किया जा सके, इसके लिए लगातार राजस्व विभाग के अधिकारी क्रय केंद्रों में पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और किसानों से उनके फीडबैक भी ले रहे हैं। जहां तक किसानों की बात किया जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है, क्रय केंद्र में जो उपस्थित किसानों से हमने बात किया था वहां पहुंचकर उनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल अभी किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। जो असुविधाएं आ रही हैं उनको जिला प्रशासन की स्तर से ही उनका निस्तारण किया जा रहा है और उनकी जो तौल की जा रही है धान, उसमें उनका जो मूल्य है उसका भी 48 घंटे के अंदर जो उनका बैंक लिंक अकाउंट है वहां पर भेजा जा रहा है। साथ ही बहुत अच्छी बात लोग। आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए मथुरा में सर्दी की छुट्टियों के दौरान गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं तथा देशी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारी की जा रही है। दिसंबर और जनवरी में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधा तथा सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा कई इंतजाम किए गए हैं। मथुरा में प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर, इस्कान मंदिर और वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में दर्शन के दौरान भीड़ के प्रबंधन के लिए उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटकों श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग तथा उनकी सुरक्षा के लिए भी प्रशासन लगातार मंदिर प्रबंधन और सेवादारों से संपर्क बनाए हुए है। यमुना जी के घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान और नौका विहार आदि के लिए भी उचित व्यवस्था की जा रही है।
मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में दैनिक पूजा अर्चना, आरती और हवेली संगीत का आयोजन देश और विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अब एक रोचक और प्रेरक खबर। योगी सरकार सड़क को गड्ढा मुक्त करने के कवायद में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां गड्ढे हैं और खराब स्थिति में हैं सड़कें। कुछ ऐसी खराब सड़कों और गंदगी से परेशान 7 दिसंबर यानी आज दुल्हन बनने जा रही एक युवती ने योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी शादी का निमंत्रण पत्र भेजकर आने का आग्रह किया। साथ ही आने के लिए रास्ता सही न होने के कारण सड़क बनवाने की अपील भी की, ताकि शादी में आने वाले मेहमान और योगी आदित्यनाथ को उनके घर तक आने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। युवती के मुताबिक पिछले कई सालों से उसके घर की ओर जा रही सड़क नहीं बनी है। परिणाम ये है कि प्रयागराज नगर निगम ने घर के बगल पड़ी गंदगी के अंबार को साफ करवाते हुए 7 दिसंबर से पहले सड़क बनाकर तैयार कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया उसने, तो अब जिसका असर आप देख रहे हैं कि हमारी रोड बनना स्टार्ट हो गई है, जो कि उम्मीद है कि 7 तारीख से पहले बन जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। नगर आयुक्त साहब द्वारा इस सड़क पे आदेश आया कि इसको तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, इसलिए कार्य। और आइए अब देखते हैं कुछ खबरें आकांक्षी जिले के संबंध में। चित्रकूट में केंद्र सरकार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने और बेटियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आकांक्षी जनपद चित्रकूट में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त जिला चिकित्सालय चित्रकूट में जन्म लेने वाली 5 कन्याओं का जन्मदिन कन्या जन्मोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद एवं मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर ने बच्चियों के जन्मोत्सव पर बच्चियों की माताओं को उपहार में बेबी किट देकर बधाई दी और बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। आज हमारे घर बेटी हुई है, इसके बहुत बहुत आभार है। हमें बहुत खुशी हुई है यहाँ जो देख के बेटियों का जन्मोत्सव मनाया गया। हमें बहुत खुशी लगी। हम आगे चल के अपने बच्चों को बेटियों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बहुत आगे तक पढ़ाएंगे। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ केक काटा और लगता है कि खुशी इसी तरह होती रहे। सरकार बेटियों को बहुत बढ़ाया दिया, लड़का लड़की के कोई फर्क नहीं है, सबको बराबर करिएगा। खुशी हो गई सब लोगों को और बच्ची को जन्मदिन मनाया गया। सरकार की एक स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके अंतर्गत जो हमारा लिंगानुपात है बच्चियों का और बच्चों का लिंग उसको जो है संतुलित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। इसमें कन्या जन्मोत्सव की शुरुआत आज यहाँ की गई, जिनमें जनपद के जिलाधिकारी महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो राजनेता है वो और प्रशासन के अधिकारी ने शुरुआत की। और यह कार्यक्रम हर जो है PSC CSC में आयोजित होगा और ये जिला चिकित्सालय में हर सप्ताह आयोजित होगा। आज प्रोविजन विभाग के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंदर इसको बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर हम लोग और भी इसमें आयोजन कर रहे हैं। इसमें खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन है ब्लॉक स्तरीय और उसको फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम में फाइनल के रूप में कम्प्लीट करेंगे। और ये जो कन्या जन्मोत्सव है ये अलग अलग PSC CSC में भी इसका आयोजन कराया। आजमगढ़ में मत्स्य विभाग की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तेजी से चल रही है। योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक में पहली बार ई-लॉटरी व्यवस्था से नवयुवकों को रोजगार दिया गया। यह कार्यक्रम जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की विभिन्न परियोजनाओं में पोर्टल पर कुल 2214 ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए, जिनके परीक्षण के बाद कुल 820 आवेदन पात्र और 1394 आवेदन अपात्र पाए गए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी चयन की वरीयता और प्रतीक्षा सूची राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित की जाएगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-21 से 24-25 तक के लिए संचालित है
2022-23 के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चला है। इसमें हमारे 2214 आवेदन कुल जो है अपलोड किए गए थे। इसका अभिलेखी और भौतिक सर्वे किया गया, जिसमें 820 आवेदन पात्र पाए गए। पहली बार इस पात्रता के अनुसार जो है पात्र में से जो हमारे लाभार्थी चयन है वो ई लॉटरी के माध्यम से किया जाना है और ये प्रक्रियाधीन है। कानपुर देहात जिले के एक शिक्षक ने आंखों की रोशनी न होने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी की और वे अब स्कूल में पढ़ाई कराकर ज्ञान के प्रकाश के जरिए बच्चों का जीवन रोशन कर रहे हैं। कानपुर देहात के झींझक कस्बे के पास उड़नवापुर गांव के प्राथमिक स्कूल में पदस्थ नेत्रहीन शिक्षक की आंखों की रोशनी करीब 22 साल पहले एक हादसे में चली गई थी। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद गणेश दत्त द्विवेदी पढ़ाई पूरी करने के बाद सहायक अध्यापक बने और वे कानपुर देहात जिले में पिछले 13 साल से उड़नवापुर के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और जब देहरादून में NIVH राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान है, उसमें ऑडियो लाइब्रेरी है, तो उसको जब कोई सिलेबस पढ़ाई के लिए होता तो उनको बताते, तो कैसेट उनको उपलब्ध कराते थे, तो उससे रिकॉर्ड सुन करके उसको याद करते थे। और नोट्स वगैरह होते घर में, भाई बड़ी बहन वो पढ़ के सुनाते, तो परीक्षा की तैयारी से जो लेखक मिलता था तो उसको क्वेश्चन बोलता, उसको आंसर बताते। ऐसे में जो है सारी परीक्षाएं पास की। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि कानपुर देहात के ब्लॉक झींझक में गणेश दत्त द्विवेदी नाम के एक शिक्षक हैं, जो कि उड़नवापुर प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं। वो नेत्रहीन हैं, लेकिन लगातार वो वहाँ पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और बच्चे उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये संदेश सभी शिक्षकों के लिए, हम सब के लिए है कि चाहे शारीरिक कोई भी बाध्यता हो, लेकिन वो हमें कुछ अच्छा करने से कभी रोक नहीं सकती है। तो हमें उनसे सीखना चाहिए और इसी तरीके से हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और कुछ अच्छा समाज के लिए करना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर में भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा बैठक में चर्चाओं का दौर कल संपन्न हुआ। इस दौरान प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति समर्थन जताने के लिए प्रतिनिधि मंडलों का आभार व्यक्त किया। बैठक के बाद सभी शेरपा शिल्पग्राम गए। वहां तो भारतीय कला और संस्कृति से वो मंत्र मुग्ध नजर आए। भारत की अध्यक्षता में G20 शेरपा की पहली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर 2 दिन का गहन मंथन मंगलवार को संपन्न हो गया। मंगलवार को जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें समावेशी विकास, बहुपक्षवाद और महिलाओं के नेतृत्व में विकास के साथ साथ खाद्य, ईंधन और उर्वरक, पर्यटन और संस्कृति से जुड़े मामले शामिल हैं। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की प्राथमिकताओं पर भागीदारों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। We are delighted. First of all, we've been able to give them a great feel and flavor of India. We've been able to put out a very ambitious agenda. We've been able to bring everybody on board, and we've tried to set, as the Prime Minister said, a very decisive, a very ambitious and a very reform-oriented agenda for India. बैठक में शामिल विदेशी शेरपाओं ने अहम मुद्दों पर अपने अपने देश का पक्ष रखा। This was a really important meeting for India because they presented their priorities and they had to convince the rest of the G20 of their priorities, and they did. It was a very strong success for India to showcase their plans for the presidency. मूल सत्रों के बाद G20 शेरपाओं और प्रतिनिधि मंडलों के लिए जाने माने शिल्पग्राम का दौरा किया गया। शिल्प ग्राम की वास्तुकला और प्रदर्शित की गई राजस्थानी कला और शिल्प की विविधता ने सबका मन मोह लिया। शिल्प ग्राम और राजस्थान की कला संस्कृति ने सभी मेहमानों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्होंने भारत की मेजबानी की सराहना की। Grateful for the Indian government for having organized this first Sherpa meeting, which was fantastic. The hospitality has been amazing. We are really getting to know the diversity of the Indian culture, and we are here today in this crafts village, which is really a privilege for me. 3 दिनों के दौरान समकालीन वैश्विक, सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक चिंताओं को ध्यान में रखकर भविष्य की रणनीति पर चिंतन हुआ। विचारों का ये आदान प्रदान भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मूल मंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी
जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। विश्व बैंक ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती दिखा रही है। इससे पहले अक्टूबर में चालू वित्त वर्ष के वृद्धि अनुमान को 7.5% से 1% घटाकर 6.5% कर दिया था। अब उसकी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया गया। दुनिया भर में जारी आर्थिक संकट के बीच भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी और राहत देने वाली खबरों का सिलसिला जारी है। हाल ही में आए जीडीपी की दूसरी तिमाही के उत्साहवर्धक नतीजों के बाद विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के पूर्वानुमान को बढ़ाकर 6.9% कर दिया, जो पहले 6.5% था। वर्ल्ड बैंक की ओर से मंगलवार को जारी इंडिया ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा। विश्व बैंक के अर्थशास्त्री अगस्त्य तानो काउमे ने कहा कि भारत बहुत महत्वाकांक्षी है और सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए गंभीरता से प्रयास जारी हैं। Global growth, as you know, was fairly strong last year in the aftermath of COVID, but it is going to decline significantly this year in 2022. Forecasters anticipate that we will see a 3 percentage point or around 3 percentage point decline in global growth this year compared to last year. This has implications for all countries because we are all interconnected. In this context, the IDU, the India Development Update, titled Navigating the Storm, focuses on the spillovers from these global development on the Indian economy. विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंदी भारत को एक आकर्षक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर पेश कर सकती है। विश्व बैंक के मुताबिक आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये परिस्थितियां ग्लोबल हैं, लेकिन इनका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बावजूद इसके भारत दुनिया में सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमीज में से एक रहेगा। विश्व बैंक ने कहा कि रुपए में इस वर्ष अब तक केवल 10% तक की गिरावट आई है। दूसरे उभरते बाजारों की तुलना में रुपया में तुलनात्मक रूप से मजबूती है। What is different about now and perhaps where India was 10 years ago? A term that August used was resilience. So we're seeing resilience in the Indian economy that has been built up over the past decade. And evidence of that is recovery after a previous crisis. India is bouncing back in some respects quicker than it did previously. Portfolio, there was capital outflows, but you can see compared to a period 10 years ago that we referred to as a taper tantrum, and also a sell-off period about 5 years ago, India has recovered quickly, left India, and they've returned to India very quickly as well over the past several months. And part of the reason for that is India has been improving its capital mix. Foreign direct investment is something that still a small share overall, but is improving over the past few years, and that helps with reducing volatility in its external accounts. विश्व बैंक ने भरोसा जताया कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 6.4% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लेगी। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर भारत की चिंता बनी हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई दर 7.1 पर रहेगी। विश्व बैंक ने कहा कि हालांकि मुद्रास्फीति आरबीआई की सीमा से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल ये कम हो जाएगी और आरबीआई की 2 से 6% के दायरे में आ जाएगी। वैसे आरबीआई महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा। और अब इस बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सबसे पहले नजर डालते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल होगा विकसित भारत का कालखंड। संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 17 दिनों के सत्र के दौरान सरकार पारित कराएगी 23 बिल, 7 विधेयकों पर होगी चर्चा। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हुआ संपन्न। दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 2 दिनों तक चले सत्र में अनुपूरक बजट सहित 6 विधेयक हुए पारित।
जन सुविधाओं के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखी संवेदनशीलता। प्रयागराज की युवती की शादी में दिक्कतों को दूर करने के लिए उसके घर के आसपास की बनवाई सड़क। और मथुरा में शीतकालीन छुट्टियों में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हो रही है तैयारियां। मंदिरों के दर्शन के लिए आएंगे गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के श्रद्धालु। इसी के साथ हमारा ये समाचार बुलेटिन अब यहीं पर समाप्त हुआ। दूरदर्शन समाचार देखने के लिए आप सबके प्रति आभार। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।